हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें पिछली क्लास में हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा और ग्लोबल गवर्नेंस को समझा। आई होप आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी, अच्छे से समझ ली होगी, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे और साथ ही साथ आप उन सब चीज़ों का रिविजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ब्रिटेन वर्ड्स पढ़ेंगे, G20 पढ़ेंगे, WTO के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स के बारे में पढ़ने के बाद नॉर्थ साउथ डायलॉग से हम इसको एंड कर देंगे सेशन को। ठीक है, तो कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पढ़ना बाकी है, इंटरनेशनल गवर्नेंस, इंटरनेशनल नॉर्म को समझना बाकी है, जो कि हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके इस्टेब्लिशमेंट की ईयर की बात करूँ, मैं इनके की वर्क की बात करूँ, इनका एरिया ऑफ डोमेन की बात करूँ, तो वो सारे क्वेश्चन हमेशा एकदम रिपीटेटिव फॉर्म में आते ही रहते हैं एनटी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन को आपको समझना पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में हम ब्रिटेन वुड्स को समझेंगे, G20 समिट को समझेंगे। ठीक है, समिट्स होते हैं, G20 क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी है, इसके मेजर गोल्स क्या हैं और ये सक्सेसफुल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ के साथ देखेंगे नॉर्थ और साउथ डायलॉग से क्या मतलब है और किस तरीके से इन चीज़ों को आज हम मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को समझ लेंगे, जो 1944 में आया था। इट इज़ द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्रिटेन वुड्स USA। देखो, अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। अगर मैं 1944 टाइम पीरियड की बात करूँ, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर के टाइम उस टाइम में ही है। देखो, वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर जो 3 या 4 साल चला वो कंटिन्यू उसमें बॉम्बिंग होती रही या कंटिन्यू कंट्रीज एक दूसरे को मारते रहे, नहीं। ये बीच बीच में अगर रुक भी जाते थे 1 महीने के लिए, बट स्टिल क्या है, फिर बमबारी हो रही है, फिर लोग मरे, इस तरीके से कंटिन्यू रहा। ठीक है, लास्ट में इसको कम हम विराम देते हैं जब एक ट्रिटी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम उसका एंड ईयर समझते हैं और एंड टर्म समझते हैं। अगर आप सोच रहे होगे ना कि 1914 से शुरू हुआ और 1918 पे ख़त्म हुआ, 14 से 18 तक हर दिन 24 घंटे हर मिनट बॉम्ब गिरते रहे, मिसाइल्स छोड़ी गई, तो बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ठीक है, जिस तरीके से हम यूएस का और यूएस का नहीं, रशिया का और ये यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं, तो रशिया ने स्टार्टिंग में कितनी सारी उस पर बहुत ज़्यादा मिसाइल्स छोड़ी हैं, बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग की है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ की जो पूरी इकनॉमी है, पूरी कंट्री को ख़राब कर दिया है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं तोड़ पाए हैं, बट जितना उनके हाथ में था, जितना वो कर सकते थे, उतनी चोट पहुंचाई है उस नेशन को। लेकिन अब चीज़ें शांत हैं। ठीक है, लेकिन कल ही को अगर यूएस रशिया का मन किया और जाके उसने फिर से बम बम चला दिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा। फिर वो शांत रहा 2 महीने तक, फिर उसका मन किया, फिर 2-4 मिसाइल डाल दी और 8-10 लोग वहाँ के सोल्जर वगैरह मार दिए। तो फिर क्या है, जब एक फाइनल ट्रिटी हो जाएगी, दोनों देश एग्री कर जाएंगे कि हाँ हम अब युद्ध विराम कर रहे हैं, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, फिर उसको ईयर ऑफ एंड मान लिया जाएगा कि हाँ इस टाइम इस पीरियड में और इस साल में ये युद्ध क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो ये है। तो 1944 के अगर हम टाइम पीरियड की बात करूँ, तो पूरी दुनिया विश्व युद्ध में थी। ठीक है, मतलब उसी फेज से गुजर रही थी। तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स भी निकल कर आ रहे थे उस टाइम पीरियड के, बहुत सारे ऐसे सोशलिस्ट, एनालिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी अपनी कंट्रीज़ में, जो सरकारों से डिमांड कर रहे थे कि वॉर को रोको, सिविलियन को बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। इकोनॉमिक सिस्टम की भी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, जो इकोनॉमिस्ट थे पूरी दुनिया भर के, जो देख रहे थे उनकी करेंसी एकदम डाउन होती जा रही है, क्योंकि सारा का सारा पैसा कहाँ लग रहा है, मिलिट्री खर्च में जा रहा है, सारा आर्म्स एमुनिशन खरीदने में जा रहा है और पूरी उनकी कंट्री जो है रिसेशन में चली जा रही है। तो बहुत सारे लोग सड़कों पे उतर के इन सब चीज़ों की क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। ठीक है, फिर फाइनली एक 1944 में यूएस में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको हम ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कहते हैं। यहाँ से इन लोगों का जो कॉन्फ्रेंस थी, उसका देखो पार्टिकुलर एम क्या था, ये कॉन्फ्रेंस क्यों की गई थी, तो इसमें था पोस्ट वॉर जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई थी वर्ल्ड सिस्टम में, उसको फिर से स्टेबलाइज करना। ठीक है, जब कहीं भी युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा क्या लगता है, पैसा लगता है, पैसा खर्च होता है और इकोनॉमी पूरी तरीके से ड्रास्टिकली क्या हो जाती है, स्ट्रक डाउन कर जाती है। ठीक है, सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। आप फूड की बात करो तो फूड स्कार्सिटी आ जाती है
और आपके जो ट्रेड है, इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन जिन भी कंट्रीज से हैं वो भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पैसे के मामले में कोई भी कंट्री क्या नहीं करती है, समझौता नहीं करती है। अगर आपका कर्ज आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि आप देने में सक्षम नहीं हो, तो वो आपको कर्ज नहीं देंगे, ठीक है। भले आप उसके कितने भी अच्छे दोस्त हो, वो बोल देगा नहीं भाई तुम इस कंडीशन में नहीं हो कि मुझे मेरा पैसा वापस कर सको, इसलिए मैं तुम्हें कर्ज दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो जो पोस्ट वॉर के बाद जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई थी उसको सही करने के लिए, उसको लाइन पर लाने के लिए ब्रिटेन वुड्स में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पे मेजर कंट्रीज़ के लोग थे और उन्होंने क्या मिलकर डिसाइड किया कि हम ऐसे सिस्टम को डिफाइन करेंगे, ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करे, और जो भी इकोनॉमी ख़राब हुई है, पूरा मार्केट एकदम से स्ट्रक डाउन कर गया है, तो उसको फिर से बाहर लाने के लिए, फिर से उसको सही करने के लिए हम सारे मिलकर क्या बनाएंगे, एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो इसी जो कॉन्फ्रेंस थी उसी का क्रिएशन देखने को मिलता है हमें आईएमएफ। उसी से क्या बना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना और वर्ल्ड बैंक बना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, ठीक है। ये दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल और ये मॉनेटरी पॉलिसी इन सबको क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। किसी कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रही हूँ। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हमारे लिए ये ऐसे वर्ड्स हैं कि हम इनसे मतलब इनके बारे में बहुत सारी पढ़ चुके हैं चीज़ें और डील भी करते हैं डेली। मतलब हम स्टूडेंट ही हैं पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वर्ल्ड बैंक को बहुत ज़्यादा टुकड़ों में डिफाइन करने की ज़रूरत है कि क्या होता है, कहाँ से बन के आया। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ही मैं हिंट दूंगी तो आप समझ जाओगे, मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ आपसे, ठीक है। एंड इट इंट्रोड्यूस द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो देखो इसने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो क्रिएट किया ही किया ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में, साथ में एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी क्या कर दिया और डिफाइन किया, जिसमें क्या होता था कि यूएस डॉलर था उसको ग्लोबल करेंसी बना दिया गया। मतलब जितना भी ग्लोबली ट्रेड होगा वो किस में होगा, डॉलर में होगा, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कर दिया गया कि हाँ भाई डॉलर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है और सारे नेशन की दुनिया भर की जो करेंसी है वो डॉलर के सामने कैसी हैं, गिरी हुई हैं, झुकी हुई हैं, ठीक है। वो होता है ना एक पैरामीटर हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे हम लोगों की तैयारी, जैसे हम लोग कर रहे हैं एनटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की, तो हमने एक लाइन क्रिएट करी कि इस लाइन से अगर मैं ऊपर पहुंच गया ना तो मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मतलब मैंने रिवीजन कर ली, मैंने सब कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मैंने मॉक टेस्ट लगा लिए, तो मेरी एकदम मतलब जो हमने लाइन खींची ना उससे थोड़ा सा उस तक पहुंच गया तो हमारा सिलेक्शन पक्का, ये हम सोच लेते हैं। उसी तरीके से इंटरनेशनली ग्लोबली सारी कंट्रीज़ क्या सोचती हैं कि हाँ डॉलर को हमने कॉम्पिटिट कर दिया ना तो हम एकदम से डेवलप्ड बन जाएंगे। मतलब जो डॉलर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना उसके उसके अगर हम बॉटम लाइन तक भी पहुंच जाएं तो हम क्या है एकदम से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं डेवलप नेशन की कैटेगरी में शुमार हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा एक सिस्टम को उन्होंने डिज़ाइन किया। तो देखो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी हैं इस दुनिया में प्रेजेंट डे, वो ज़्यादातर आपको देखेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्री है खास करके यूएसए उसको फेवर करता हुआ दिखेगा, ठीक है। यूएसए ही ऐसी कंट्री है जो पोस्ट वॉर की मैं बात करूँ तो थोड़ी सी स्टेबलाइज रही, ठीक है। जिसने बहुत सारी चीज़ें की, यूरोप में जितने युद्ध चल रहे थे और उसके बाद यूएसएसआर का जो स्प्लिट हो गया था, उसके जितने भी नेशन थे वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो उन सब में जो इंटरवीन किया वो यूएसए ने किया। इसलिए यूएस को बहुत ज़्यादा हेजेमोनिक पावर मानते हैं। यूएस कभी चिल्लाता नहीं है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। उसने जो काम किए हैं वो उसको सबसे बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स सिस्टम समझ में आया। लेकिन आगे चल के ये क्या हो गया, आगे चल के जो ब्रिटेन सिस्टम था ये कोलैप्स हो गया पूरी तरीके से। और देखो ये कोलैप्स हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि 1971 में जो गोल्ड की कन्वर्टेबिलिटी थी वो यूएस के द्वारा बंद कर दी गई, ठीक है। यहाँ पे 1971 में, ठीक है। साथ के साथ हमें देखने को मिलता है कि ऑयल क्राइसिस भी आ गई थी पूरे वर्ल्ड सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में। ऑयल क्राइसिस की वजह से क्या हो गया, जो कंट्रीज़ थी वो क्या पे नहीं कर पा रही थी, एक्सचेंज नहीं कर पा रही थी। तो इस सिस्टम में, मॉनेटरी सिस्टम में क्या हो गई, बहुत सारी दिक्कत आ गई थी, ठीक है। फिर तभी तो हमें आर्थिक मंदी देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके साथ हमें देखने को मिलता है राइज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। देखो सिर्फ यूएसए ही नहीं बचा था फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर मैं बात करूँ आगे चल के 1970 यहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ पे हम 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, 48 49 में चाइना हो गया था और जापान वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा इमर्ज होकर आ रहे थे। ऊपर से क्या है,
यूएसएसआर भी बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक पावर था उस टाइम, ठीक है। भले कम्युनिस्ट कंट्री बन चुकी थी, कम्युनिज्म को फॉलो कर रही थी, बट उनकी इकोनॉमी थी, अच्छी खासी थी। यूएस के कंपैरिजन में उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन उनकी इकोनॉमी बाकी लोगों से काफ़ी बेहतरीन थी, ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट था उसमें भी एक राइज देखने को मिल रहा था। और साथ में जो हमने फिक्स रेट की अगर मैं बात करूँ तो वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट हो रहा था। किस तरीके से, मैंने बोल दिया था कि जो एक, सॉरी, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ $70, यहाँ पे ये $70 है, वो $1 के बराबर है। क्या उल्टा बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे $70 $1 के बराबर है, ठीक है, ऐसा मान लिया मैंने। लेकिन हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई, आसपास की कंट्री की इकोनॉमी और ग्रो कर गई कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी करेंसी इतनी स्ट्रांग होती चली गई कि यहाँ पे $25 के बराबर हम $1 देखने लगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट से क्या हो गया, सॉरी, एक फिक्स्ड रेट से क्या हो गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो गया, क्योंकि आसपास के जितने भी नेशन कंट्रीज थे जो उभर रहे थे, जो कॉलोनाइज थे, वो डीकॉलोनाइज हो कर वापस आ रहे थे और बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से जो ब्रिटेन वुड्स के जितने भी सिस्टम या फिर जितने भी मैं बोल सकती हूँ लिमिटेशन सेट किए गए थे, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। मैंने बोल दिया कि मैं ये काम इतने बजे तक, मतलब इतने टाइम तक कर लूँगी, लेकिन कंडीशंस ऐसी बनी कि मैं नहीं कर पाई, ठीक है। तो क्या है, वो चीज़ एकदम फेल हो जाएगी, वो आइडिया या वो प्लान फेल हो जाएगा। उसी तरीके से जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया, मतलब जिस तरीके से चीज़ें सोची थी वैसे नहीं हो पाई। और प्रेजेंट डे भी ये क्या है, एक तरीके से देखते हैं जो डॉलर की वैल्यू है वो कैसी होती जा रही है, स्ट्रांग हो रही है किसी कंट्री से और किसी कंट्री से गिरती जा रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये फ्लक्चुएशन आता है किसमें, मार्केट में। और जो मार्केट के फैक्टर्स होते हैं, मार्केट की वैल्यू होती है, और मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लेयर्स होते हैं कौन होते हैं, एमएनसीज होती हैं बड़ी बड़ी, और बहुत सारे जो लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो जो मार्केट की वैल्यू है ये फ्लक्चुएट करती गई, और इसी तरीके से ब्रिटेन वुड्स का कोलैप्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें से देखो याद करने वाली कौन सी चीज़ है, सबसे पहले ब्रिटेन वुड्स सिस्टम की डेट याद करने वाली जो 1944 है, ठीक है। दूसरा यहाँ से याद करने वाली वो चीज़ है, आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन वुड्स से क्या निकले, तो आपको पता होना चाहिए आईएमएफ निकला और वर्ल्ड बैंक निकला, ठीक है। 1971 में क्या हुआ था, गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी का एंड कर दिया गया था यूएस की वजह से, जिसलिए क्या हुआ था, ब्रिटेन वुड्स में कोलैप्स होने लगा था, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी ये फैक्चुअल मैंने बताया है वो तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। डेट्स वगैरह याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मतलब देखते रहो अच्छे से, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे नॉर्थ साउथ डायलॉग, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा है नहीं, नॉर्थ साउथ डायलॉग का मतलब बस समझना है और ख़त्म करना है। इसको कहते हैं डायलॉग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। देखो जो एक डायलॉग या फिर हम बोल सकते हैं कन्वर्सेशन या कॉन्फ्रेंसेस हैं, तो उसी को बोला गया कि नॉर्थ और साउथ का डायलॉग हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं नॉर्थ की, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं किसकी, साउथ की। साउथ की अगर मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया भी आ जाता है, साउथ एशिया भी आ जाता है, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका भी आ जाता है। ये सारे जो नेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहे हैं, डेवलपिंग नेशन है। और वो डेवलप्ड कंट्रीज से क्या करते हैं, डायलॉग करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और कई सारे मीटिंग और सबमिट्स को क्या करते रहते हैं, डील करते रहते हैं या साइन भी करते रहते हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्थ और साउथ डायलॉग है ये क्या करता है, जितनी भी ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ हैं उनको एड्रेस करता है। डेवलप नेशन कितने ज़्यादा डेवलप हैं, कितने अच्छे एरिया में रह रहे हैं, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं और वो सबसे बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में देख लो आप, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क की सारी कंट्रीज़ हमेशा हर उसमें स्केल में फर्स्ट आती हैं, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, पासपोर्ट रिपोर्ट हो गया, चाहे वो फूड इंडेक्स हो गया, मतलब आप जितनी भी अच्छी चीज़ें उठा के देख लो इस दुनिया भर में सारे नॉर्थर्न कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। हम साउथ वाले रह जाते हैं, हम पॉपुलेशन पोल्यूशन यही करते रह जाते हैं, और हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यहाँ की उसकी भी रेड मार दी है, ठीक है। साथ में दिखाती है कि ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा कैसे हैं, डेवलप्ड हैं, वेल वेल्दी हैं, वेल फर्निश्ड हैं सारी की सारी, और साउदर्न कंट्रीज़ कैसी हैं, बेचारी बहुत सारी भुखमरी का शिकार हैं, हंगर है, यहाँ स्कार्सिटी है, वाटर स्कार्सिटी है, यहाँ पे डिसीजेज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो एक दर्शाती है। एंड डिमांड फॉर द इकोनॉमिक ऑर्डर, और ये जो नॉर्थ और साउथ का जो डायलॉग होता है जब भी मीटिंग्स होती हैं तो वो डिमांड करती हैं कि कैसे सिस्टम होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन हो, ठीक है। मतलब एवरीवन डिजर्व्स टू लिव लाइक अ लाइफ हैविली,
ठीक है, मतलब हम सबको लगता है कि ऐसी लाइफ हम जिए जो एकदम से यहाँ पे दिखे अर्थ पे ही कि हाँ हम हेवन में रह रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं दुनिया भर की जो बहुत अच्छे से अपने लोगों को रख रही हैं, वहाँ पे डिसीज़ फ्री रह रहे हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं है, खाने के लिए बेस्ट फूड है उनके लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, और हम पता नहीं यहाँ क्या क्या करते रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ का डायलॉग, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है ना पढ़ने की, बस इसमें यही पूछा गया। दूसरा है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर प्रपोज इन 1974 G7। देखो G77 क्या है, ये कंट्रीज़ के नाम है, इनके द्वारा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रपोज किया गया था 1974 में। अब इनकी डिमांड क्या थी इन कंट्रीज़ की, इनकी डिमांड थी कि एक फेयर ट्रेड सिस्टम को डेवलप किया जाए, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था बनाई जाए। ठीक है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चल रहे हैं पूरे नेशन में या फिर पूरी दुनिया भर में, उसको ट्रांसफ़र करने की बात कही गई थी। और साथ में ये बात कही गई थी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर सोवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब एक देश में जो लोग रह रहे हैं उस देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उन्हीं का हक होना चाहिए। और बेटर एड्स एंड बेटर लोन्स की भी बात की गई थी, मतलब जहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल जितनी भी एजेंसीज हैं वो उनको एड दें और उनको लोन दें, ताकि वो फिर से क्या कर सकें, अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सकें। क्योंकि ये सारी वही कंट्रीज़ हैं जिन कंट्रीज़ पे कभी ना कभी ब्रिटिशर्स का, फ्रेंच पीपल का क्या हुआ करती थी, कॉलोनीज हुआ करती थी। उनके रिसोर्सेज को, उनकी कंट्री को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, इसलिए अब ये चाहते हैं कि उसको पूरी तरीके से एक फेयर एड और लोन के माध्यम से उनको दोबारा क्या किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए, दोबारा उनके सर्वाइवल की का ख्याल रखा जाए। ठीक है, ये इनकी डिमांड है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चैलेंजेस को समझ लेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो ग्लोबल साउथ को फेस करने पड़ रहे हैं। इट इज़ द लिमिटेड वॉइस इन वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन। देखो जितने भी वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन हैं, हमने उसमें बात की थी, यूनाइटेड नेशन में, वर्ल्ड बैंक में, IMF में, जितने भी हैं, ICJ में, ICC में, तो इन जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही कम पहुँचती है। ठीक है, अब वॉइस का मतलब ये नहीं हम इंडिया में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, UN में हमारी आवाज़ पहुँचे, नहीं, हमारी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है इन सारे इंस्टीट्यूशन में। सबसे ज़्यादा पावर किनकी है, नॉर्दर्न कंट्रीज़ की है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी पावर इसमें ज़्यादा है। और ये इसीलिए इन पे एक्यूजेशन लगते रहते हैं कि ये उन सारी नेशन को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। ठीक है, साथ में हमें लो बार्गेनिंग पावर देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब जितने भी लो कंट्रीज़ हैं या फिर जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कम बार्गेनिंग पावर आती है, और वो लोग हमेशा चीज़ों की डिमांड करते रह जाते हैं, लेकिन उन चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। साथ में डेब्ट क्राइसिस देखने को मिलती है, वो एक बहुत लंबी चेन में फंसे ही रहते हैं। किसकी कर्ज की, जो भी कंट्रीज़ हैं वो कर्ज की एक लंबी सी चेन में क्या रहती हैं, हमेशा फंसी रहती हैं। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए हैं, ट्रेड बैरियर्स बड़ी बड़ी कंट्रीज़ लगा देती हैं, जिससे जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनका जो सामान है प्रोडक्शन का वो बड़ी कंट्रीज़ के अंदर नहीं जा पाता है, और जिनसे उन्हें पैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है, जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे बाहर से तब तक वो अपनी कंट्री में क्या नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा रिसोर्सेज को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेड बैरियर्स भी इन्हें देखने को मिलते हैं। साथ में टेक्नोलॉजिकल गैप तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है जो टेक्नोलॉजी आज हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं वो सारे अफ्रीकन नेशन में हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा हद तक ये चांसेस हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, और जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे बेसिक इक्विपमेंट्स भी नहीं है। ठीक है, लोगों के लिए। ये जो सोमालिया है कंट्री, ये इजिप्ट है, चड है, ये बहुत माली है, म्यूरिशियस, ये सारी कंट्रीज़ इतनी हैं, मतलब यहाँ के जो नॉर्मल आप लोग देखो, इनकी लाइफस्टाइल देखो, तो ये सब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कैसे हैं, अनअवेयर हैं। ठीक है, यहाँ पे जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं, तो आपने देखा ही होगा वो कितनी ही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उनको तो पता भी नहीं कैमरे जैसी कोई चीज़ होती है, लैपटॉप जैसी कोई चीज़ होती है, लाइट कोई चीज़ होती है, वो बहुत ही पुराने पैटर्न में अभी भी जी रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज देखने को मिलता है, जो कि यहाँ के लोग कैसे क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं, वो है WTO, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब तक हमने जितना भी पढ़ा आपको आई होप समझ में आ गया होगा, फिर हम ये कंटिन्यू करते हैं, जिसको हम फॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके फॉर्मेशन को और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेंगे। तो जो WTO है वो 1995 में बना है। पहले ये गेट था, GATT, ये बना था कुछ 1947 में। हाँ, ये 1947 में बना था, फिर बाद में इसको रिप्लेस करके 1995 में WTO नाम दे दिया गया।
अब देखो, अब WTO के काम क्या होते हैं, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस दुनिया भर में जितना ट्रेड होता है, ठीक है, उन सब की रूल्स को, उन सब की प्रोसीजर को, फेयर ट्रेड को, नॉन डिस्क्रिमिनेशनी एक्सेस को, ये कौन डिफाइन करता है? सारे WTO डिफाइन करता है, ठीक है। तो देखो, ये इंश्योर करता है प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये देखता है कि जितना भी दुनिया भर में ट्रेड हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है। मतलब कि हमें पता हो क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ख़राब चीज़ें आ रही हैं, ख़राब नहीं आ रही हैं। हम क्लियरली जो चीज़ मंगा रहे हैं वही चीज़ आ रही है, नहीं। अब ऐसा नहीं है खोल खोल के देख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मल्टीपल नेशंस के लोग काम करते हैं, और ये बहुत एक ग्लोबल लेवल पे ट्रेड को क्या करती है, सुपरवाइज करती है, ठीक है। इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी ये है कि सारी कंट्रीज़ के जो हमने नॉर्म्स बनाए हैं WTO में, जो भी हमने रूल्स प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए हैं, उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग सारी कंट्रीज़ चलें, और नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी हो। मतलब US ने अगर कोई गलती की है, कोई चोरी छुपे अपना ट्रेड करने की कोशिश की है, तो वो भी उसका उतना ही सज़ा का हकदार होगा जितना कोई डेवलपिंग नेशन करेगा या लीस्ट डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। ये WTO कहता है, ठीक है। करता है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये कहता है, और इसके नॉर्म्स और ऑब्जेक्टिव्स यहीं पर हैं, ठीक है। सारे नेशंस को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। और ग्लोबल सिस्टम कैसे, किस तरीके से शेप होगा, ग्लोबल ट्रेड कैसे होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जो बड़े बड़े नेशन हैं वो अपना प्रोडक्शन पूरी तरीके से जो लीस्ट डेवलप्ड हैं उनमें भर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कम दाम में, सस्ते दाम में, जिससे वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि USA ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं कि जो लोकल कहीं पे भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारी कंट्री में नहीं आएगा, लेकिन उसने ज़बरदस्ती क्या किया, अपने कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको उन सारे नेशन में ज़बरदस्ती भर दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भर दिया है, मतलब पैसे दे के दे दिया है। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा। तो ये सारे रूल्स वगैरह कौन देखता है? WTO देखता है, ठीक है। एंड इट इज़ द फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। और जब कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उनका सेटलमेंट कहाँ होता है? WTO में होता है। और ट्रेड से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, अगर नए रूल्स बनने होते हैं, पुराने रूल्स ख़त्म करने होते हैं, वो सब कहाँ होते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है? डेट याद रखने वाली चीज़ है, गेट की डेट क्या है और WTO की डेट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, और इनके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब इसके साथ हम WTO में क्या की इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले निकल कर आता है एग्रीकल्चरल सब्सिडी। अब एग्रीकल्चर सब्सिडी देखो क्या होता है, जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र्स होते हैं या फिर बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर में जो यूज़ होती हैं, चाहे मशीन ले लो चाहे कोई भी चीज़ ले लो, तो उन पर क्या होता है, जो सब्सिडी होती है उसको देखकर WTO में एक बहुत बड़ा एक नॉर्म और बहुत बड़ी एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो डेवलप्ड नेशन है अपने यहाँ से ये फर्टिलाइज़र्स ये सब भर देते हैं चीप, ठीक है, और सब्सिडीज़ के नाम में उनको पकड़ा देते हैं, लो ले जाओ और अपने यहाँ पे क्या करो, खूब इनमें खाद वाद लगाओ और प्रोडक्शन करो और मज़े से खाओ, तुम ही खाओ हमें मत खिलाओ, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, फूड सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आपको पता नहीं होगा हमारे इंडिया में, हमारे आसपास के नेशन में और सारी डेवलपिंग कंट्री में हम इतना इनऑर्गेनिक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक फूड पर डिपेंड रह रहे हैं। उनके घर के बाहर जो फार्म्स बने हैं या फिर उनके फार्म हाउसेस हैं अलग, वहाँ पे जाके वो खुद खेती करते हैं बिना फर्टिलाइज़र के, वेजिटेबल्स फ्रूट्स को वो उगाते हैं वहाँ पे, ठीक है। केमिकल्स में साफ़ कर लेते होंगे, भले उनको जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होंगे, उसके अलावा वो लोग उसको बढ़ाने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए या फिर कुछ भी उसमें इनऑर्गेनिक यूज़ नहीं करते जिस तरीके से इंडिया में होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक मेजर चैलेंज है। हमारे इंडिया में तो पता नहीं ऐसा हो ही नहीं पाएगा मुझे लगता है। हम हर चीज़ खा रहे हैं ना, वो सब पेस्टिसाइड लगी हुई हैं उसमें, सब चीज़ों में केमिकल्स लगे हुए हैं। आपने देखा होगा अमरूद कितने बड़े बड़े साइज़ के आने लगे हैं, तो वो कैसे करके बनाए हुए हैं, वो जीन्स को किस तरीके से इंटरमिंग करते हैं, वो बनाते हैं करके। तो ये सब चीज़ें गलत है। जो ऑर्गेनिक चीज़ें हमें वो भूल गए हैं। पहले ये चीज़ें मेरी मम्मी बताती ऐसे नहीं आती थी। मतलब हम आजकल इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं, हर सीज़न का फ्रूट हम इंडिया में खा लेते हैं जबकि उसकी वेदर कंडीशन वैसी नहीं है। लेकिन अगर ये उगाया गया है तो सोचो, वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उगाया गया है, उसके कितने ज़्यादा हमें नुकसान हो सकते हैं हेल्थ वाइज, वो हम नहीं देखते, बस हम खा लेते हैं, हमें मिल रहा है तो हम खा लेते हैं, ठीक है। तो हम उसको बहुत ज़्यादा लेस कंसर्न है इन सारी चीज़ों को लेकर, एज एन इंडियन में बात करूँ तो।
दूसरा इसको मेजर चैलेंज देखने को मिलता है वो है ट्रिप्स एग्रीमेंट। अगर मैं ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात करूँ तो देखो कॉपीराइट का जो इशू होता है, पेटेंट का इशू होता है, मेडिसिन्स का इशू होता है, उसके चैलेंजेस को लेके बहुत ज़्यादा क्या रहती हैं, इश्यूज रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं डब्ल्यूटीओ में। मैंने कोई दवाई का आविष्कार कर लिया, ठीक है, उसी और मेरे 2 दिन बाद अमेरिका में किसी ने उसका आविष्कार कर लिया, बट उसने पेटेंट करा लिया उसको, ठीक है, और भाई इधर मैंने आविष्कार कर लिया, उसके नाम पे पेटेंट हो गया। तो ये भी क्या है, मेरी इंटेग्रिटी को, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट को एक बहुत बड़ा हार्म है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। साथ में क्या है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, और इस पर बहुत ज़्यादा वो लगते हैं, मतलब इस पे आरोप लगते हैं डब्ल्यूटीओ पे कि ये बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है किसमें, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मतलब डेवलप्ड जो कंट्रीज़ करती हैं तो वो तो बढ़िया है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड वो लगा देता है, फाइन लगा देता है, या फिर जो कॉस्ट ऑफ ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ पे भी ये सारे आर्गूमेंट्स और ये सारे चैलेंजेस लगते रहते हैं, ठीक है। दोहा राउंड डेडलॉक की मैं बात करूँ तो दोहा राउंड एक कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी, 2001 में हुई थी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये इसी के ऊपर थी, वर्ल्ड ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड जो नेशन थे उनके बीच में कुछ अनबन हो गई और ये हो नहीं पाई थी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसमें इंडिया भी शामिल था, दोहा राउंड कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे इंडिया, ब्राज़ील, ये सारी कंट्रीज़ भी शामिल थी, और उधर यूएस, यूके ये सब शामिल थे। तो यहाँ पे फाइनली जो इसका रिजल्ट आया कि ये दोहा कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हो नहीं पाई थी, ठीक है, अभी भी अटकी हुई है। क्रिटिसिज्म देखते हैं डब्ल्यूटीओ का क्या होता है, तो ये फेवर करता है डेवलप कंट्रीज़ का। इसमें जो आईपी रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं, रिजिड हो गए हैं, और ये लिमिट करता है स्टेट की पॉलिसी ऑटोनॉमी को, साथ में ही वीक करता है एलडीसीज जो कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की मैं बात करूँ या अफ्रीकन कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम इनको फेवर करता है और इनको हमेशा क्या करता रहता है, मतलब इनकी इकोनॉमी डाउनग्रेडेड जा रही है, उनको कोई सहायता नहीं, कोई उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। तो इस पे ये वाले इल्ज़ाम लगते रहते हैं आए दिन। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो अब हम यहाँ पे G20 को पढ़ लेते हैं, उसका एक ओवरव्यू देख लेंगे G20 क्या है। तो ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। G20 हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी एक कॉन्फ्रेंस हमारे इंडिया में भी हो चुकी है। कब हुई है प्लीज़ उसकी डेट बता दो कमेंट में, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स हैं उसमें 19 देश इसके मेंबर हैं, प्लस ऑर्गेनाइजेशन है EU, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करती है ग्लोबल जीडीपी का 85%, ग्लोबल ट्रेड का 75% और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60%, ठीक है। G20 का नेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो ये सारी किस तरीके की कंट्रीज है, बहुत भारी भरकम बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो रोल देखते हैं G20 कंट्रीज़ का क्या है। ये कोऑर्डिनेट करती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर, साथ साथ में क्राइसिस मैनेजमेंट को देखती हैं। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो G20 कंट्रीज जितने भी थे सारों ने मिलकर क्या किया कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सहभाग करेंगे या फिर हम इससे लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे और एक फाइनेंशियल स्टेबल सिस्टम को क्रिएट करेंगे। तो वो भी इन्होंने किया। साइड में क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और डेब्ट रिलीफ की बात करते हैं। ये सारी कंट्रीज मिलके, ठीक है, ये इनके फीचर्स हैं, ठीक है। तो G20 समझ में आया। इसमें कुछ बस इनमें पढ़ने वाली चीज़ थी। अब देखो याद करने वाली क्या है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट याद कर लो, मेंबर कंट्री याद कर लो और रिप्रेजेंटेशन याद कर लो, और बाकी इतना ही समझ लो क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। बस इन सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है, और इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट याद करने हैं। फिर लास्ट में हम यहाँ पे ब्रिक्स को देख लेंगे। उसका देखें तो ये 2009 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। जो ब्रिक्स का नाम है वो इन्हीं सारी कंट्रीज़ के लेटर पे देखो पड़ा हुआ है, BRICNS, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द राइजिंग इकोनॉमिक ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये सारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं और इनकी जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है ब्रिक्स, आगे चल के देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें चाइना और इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, साथ में रशिया और ब्राज़ील, ये बहुत बड़े नेशन है, ठीक है। एंड इट एम टू रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस। और साथ में इनका जो एम है वो है कि हम दुनिया भर का जो गवर्नेंस है उसको रिफॉर्म करेंगे, मतलब कंप्लीटली तो नहीं बदलेंगे लेकिन उसमें सुधार की हम क्या करेंगे, अपेक्षा करेंगे। ब्रिक्स के अगर इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ तो उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक आ जाता है और कॉन्टिजेंटी रिजर्व अरेंजमेंट आ जाता है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो डेवलपमेंट फाइनेंस को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें से किसी भी एक कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो उसको फाइनेंस करता है, पैसे वैसे देता है। और इसको कहते हैं, ये अल्टरनेटिव है वर्ल्ड बैंक का और IMF का, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और IMF क्या करती हैं, 193 कंट्रीज़ में से जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ क्राइसिस है उनको पैसे देती हैं, लेकिन जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, NDB बैंक है, वो क्या करती है, इन सारे कंट्रीज़ को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हमेशा बनाए रखती है, ठीक है। एंड कॉन्टिजेंटी रिजर्व अरेंजमेंट में क्या होता है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम ब्रिक्स का सिग्निफिकेंट अगर आप जाने की कोशिश करेंगे, इट चैलेंजेस द वेस्टर्न डोमिनेशन। तो वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो जो आंख दिखा देती हैं हमें, तो उसको ये चैलेंज करता है कि हम भी ब्रिक्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तुमसे कम नहीं है। और आगे चल के हमें ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि भाई चाइना है, रशिया है, इंडिया है, ये बहुत बड़ी नेशन है। साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, मतलब साउथ अफ्रीका जो नेशन है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, लार्ज है, फ्लरिश है, इकनॉमी उसकी अच्छी है। इकनॉमी इसलिए अच्छी है क्योंकि एकदम टॉप पे आता है, मतलब बॉटम पे आता है, ठीक है। तो वहाँ से जितने ट्रेड रूट्स हैं सब वहीं से गुजरते हैं और अच्छा खासा उसको पैसा मिलता है, ठीक है। ये मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। मल्टीपोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही राजा नहीं है, कई सारे राजा हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो हम बात पहले से कर सकते हैं। साथ में एनहेंस करता है साउथ साउथ कॉपरेशन की, साउदर्न कंट्रीज जितनी हैं उनके बीच में कॉपरेशन को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। एक्सपेंडिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस, और ग्लोबल मार्केट में अपने इन्फ्लुएंस को ये एक्सपेंड करता है। कंक्लूजन में यहाँ देख लेंगे, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी शेप पावर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो सारे देश दुनिया की पावर हो गया, रिसोर्सेज हो गया और डेवलपमेंटल एक्सपेक्ट्स को क्या करती है, शेप करती है और उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नेंस चेंजिंग स्टेट रूल, और जो ग्लोबलाइजेशन टर्म है, ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, वैश्वीकरण, और जो गवर्नेंस हो रहा है पूरी देश दुनिया में, वो स्टेट एक्टर्स के रोल को हमेशा चेंज करती रहती है। कल को यूएसए है बहुत ज़्यादा पावरफुल, हो सकता है कल को हम हो जाए पावरफुल, हो सकता है चाइना हो जाए, हो सकता है अफ्रीका हो जाए, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो गवर्नेंस की जो पॉलिसी है, गवर्नेंस का जो स्टेट एक्टर है, वो चेंज होते रहते हैं। एंड द ब्रिटेन वुड्स स्टिल इन्फ्लुएंशियल, और लेकिन जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है, जिससे वर्ल्ड बैंक निकल कर आया है, जिससे आईएमएफ निकल कर आया है, वो स्टिल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री है भाई। खूब देता है वो बेचारा, मतलब मैं बता रही हूँ, खूब पैसा वैसा देता रहता है। अभी जब पेंडेमिक आया था, कोविड आया था, तो वर्ल्ड बैंक ने पता है कितना, 5-5 लाख रुपए दिया था मेरे ख्याल से इंडिया में जो भी पेशेंट थे, एक पेशेंट पर। और इसने सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे देश में दिया था, पूरी दुनिया के लोगों को दिया था, ताकि हम इस ग्लोबल क्राइसिस से बच सकें, ठीक है। नॉर्थ साउथ का डिवाइड परसिस्ट रहेगा हमेशा, क्योंकि भाई वो डेवलप्ड हैं, हम डेवलपिंग हैं, तो ये डिवाइड जो है वो तब तक कम नहीं रहेगा जब तक हम डेवलप नहीं बन जाते और उनके फॉरम में हम घुस नहीं जाते एक तरीके से, ठीक है। इमर्जिंग पावर ब्रिक्स और G20 हैं, जो क्या करती हैं, ग्लोबल ऑर्डर को शेप करती हैं, ठीक है। वो बताती हैं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शेर नहीं है, आगे काफ़ी सारे शेर हैं, इस जंगल में सिर्फ एक राजा नहीं है, कई राजा हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रिक्स, नॉर्थ साउथ डायलॉग, WTO, G20 और WHO, सब पढ़ लिया हमने इसमें, ठीक है। जितना सिग्निफिकेंट था मैंने सारा पढ़ा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे साथ बने रहो। एग्जाम बहुत पास आ रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको, याद कर सको, याद करो, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, एंड बाय बाय।